नमस्कार पेरेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील बंसल और मैं डॉक्टर शिवानी बंसल। तो हमारी जो ऑटिज्म की जर्नी है, जो कि इतिहास की आज तक की सबसे फास्टेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल जर्नी है, उसके लास्ट एपिसोड में हमने बात की आपसे कुछ एक मेजर माइलस्टोन्स के बारे में, हमारे ट्विंस के कि किस किस एज में क्या अचीव किया, और साथ में कुछ जो इतने सारे चैलेंजेस रहे हमारी जर्नी के दौरान, उनमें से कुछ चैलेंजेस और साथ में उनके सॉल्यूशंस हमने कवर करने की कोशिश की। आगे बढ़ते हुए 32 महीने का वो एक टाइम पीरियड था, 21 महीने पे काम शुरू किया और 32 महीने के आसपास वो जो टाइम पीरियड था, तब हमने महसूस किया कि हमारे दोनों बच्चों के सारे माइलस्टोन्स एज के हिसाब से फुलफिल हो चुके थे। तो सारे माइलस्टोन अचीव हुए, साथ के साथ जितने भी सारे इश्यूज थे उनके सब के सब रिजॉल्व किए हमने। तो उस टाइम पॉइंट पे हम मान के चलते हैं कि हमारे बच्चों ने कंप्लीट रिकवरी हासिल की लगभग 11 महीने में। आइए चलते बात करते हैं एपिसोड 5 के अंदर कुछ खास अचीवमेंट्स के बारे में जो हमने इस जर्नी के दौरान अचीव की। तो सबसे पहले 2 साल 5-5.5 महीने का टाइम था, वो 6 महीने मान लो 2.5 साल के आसपास, जब पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड आया संस्कार बंसल के नाम। एक 46 पीस का यूएसए मैप पजल सॉल्व किया उसने। लिटरली जब हमने बाय किया तो हमें लगा था कि उसको 1 महीना लगेगा, like 4 weeks। फिर लगा कि उसको 2 वीक लगेंगे इसको करने में। उसने लिटरली 3 दिन में कर दिया। उस टाइम पे हमें कुछ नहीं पता था। हमने चेक किया कि क्या ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 2.5 साल का बच्चा अगर 40 पीस का पजल कर रहा है। आमतौर पे बच्चे पजल शुरू करते हैं 3 साल के एज के आसपास। कुछ पेरेंट्स का सवाल होगा कि पजल आमतौर पे कब शुरू करें। ऑफकोर्स आप पहले शुरू कर सकते हैं, बच्चे को एक्सपोज कर सकते हैं, हमने भी किया था। तो उस टाइम पे देखा, हमने चेक किया तो इट वॉज ए वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो हमने अप्लाई किया अमेरिका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर, तो वो उसका अप्रूव हुआ। दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड दोनों बच्चों के नाम, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में बताया कि 2 साल 4 महीने 4.5 महीने 2.5 महीने के आसपास की एज से हमारे दोनों बच्चे बुक्स पढ़ रहे हैं। बेसिकली इंडिपेंडेंटली बुक रीडिंग कर रहे थे बच्चे। तो उस टाइम पे हमने फिर इनकी लिमिट को टेस्ट करने के लिए कि कितने वर्ड पता है इनको। ट्रूली स्पीकिंग, अब आप ये बात आपको हैरान कर सकती है कि हमने कभी अपने बच्चों को रीडिंग नहीं सिखाई। आमतौर पे पेरेंट्स की अप्रोच, हमारी भी क्या पता ऑटिज्म लाइफ में नहीं आता तो ऐसी अप्रोच होती कि बच्चों को रीडिंग सिखानी है। ट्रस्ट अस, हमने कभी अपने बच्चों को रीडिंग नहीं सिखाई कि रीड कैसे करते हैं। तो उस टाइम पे जब हमने ऐसा महसूस किया, ऑफ कोर्स हम जो है एक दिन मैं बच्चों के साथ बुक पढ़ रहा था ऐसे ही, तो मैं तो पढ़ रहा था, मैंने महसूस किया कि इनको भी पता चल रहा है कि क्या क्या लिखा हुआ है। मैं बड़ा हैरान हुआ उस दिन। मैंने शिवानी को बोला किचन से, मैंने कहा देखो ये पढ़ रहा है, इसको पता चल रहा है कि क्या है। मैं उंगली रख रहा हूँ तो इनको तो पता ऑलरेडी क्या है ये। तो वो चीज़ थी। फिर हमने नोट करते करते बहुत लंबी लंबी वीडियोस बनाई इनकी कि देखते ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्या। तो सबमिट किया हमने, तो वो भी उन दोनों के नाम पे उस टाइम पे 820 वर्ड के आसपास हमने इकट्ठे किए, जो कि 3 लेटर से लेके 14 लेटर्स तक के लेंथ के वर्ड्स थे जो ये बच्चे रीड कर पा रहे थे उस टाइम पे। तो वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड पब्लिश हुआ उनका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर। तीसरा एक और चीज, अब यही बात भी आपको हैरान कर सकती है कि हमने कभी अपने बच्चों को टारगेटेड होके स्पेलिंग नहीं सिखाई कि स्पेलिंग उनको याद करनी पड़े कि याद कराएंगे स्पेलिंग। कौन करवाता है? सीवियर ऑटिज्म था, स्पेलिंग तो कभी गोल कुछ था करने वाला, स्पेलिंग तो कभी गोल हो ही नहीं सकता। तो नेवर, हमने ना कभी रीडिंग सिखाई इनको कि कैसे पढ़ते हैं और ना कभी स्पेलिंग सिखाई। तो एक दिन हम हैरान रह गए कि 2-4 वर्ड, मैं ऐसे बोर्ड पे कुछ और एक्टिविटी कर रहा था वैसे तो बच्चे स्पेलिंग कर रहे थे वर्ड्स को। मैं कहा इनको तो स्पेलिंग भी आती है, फिर कितनी आती है वो जानने के लिए फिर हमने वीडियो बनानी शुरू की कि चलो इसको रिकॉर्ड करते कितनी आती हैं। हमें लगा था 150 आते होंगे इसको लगभग। एक टाइम पॉइंट पे ऐसा अंदाजा हमें आया कि शायद इसको 150 आती है। फिर शिवानी बोली कि 250 से ऊपर नहीं आएगी। मैं कहा चलो देखते हैं, चेक करते हैं। वो लड़का 743 पहुंच गया। संस्कार की बात कर रहा हूँ उस टाइम में।
सातवीं को भी आती थी, तो संस्कार और ज्यादा भी कर सकता था, पर एक टाइम पे हम रुक गए, चलो कि हमें लगा कि अब बहुत है, चलो इसको पब्लिश करते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो वो वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्कार का पब्लिश हुआ, 743 इंग्लिश लेटर, इंग्लिश के वर्ड्स, जिसमें कि 10-10 लेटर लंबे वर्ड्स भी थे। स्पेलिंग उनको सब याद थी। सातवीं को भी बहुत सारी स्पेलिंग्स याद थी। अब कितनी याद थी ये कहना मुश्किल आज की डेट में, पर मुझे एक नंबर याद है कि सातवीं की जब हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया था तो 172 स्पेलिंग्स में रिकॉर्ड कर चुका था। पर हमें कहीं ना कहीं ये था कि दोनों बच्चों की या तो आसपास ही हो नंबर, एक 500 हो, 600 हो। अब सातवीं की तो 172 ही हुई थी। सातवीं को बहुत स्पेलिंग आती थी, शायद संस्कार के आसपास ही आती थी, पर वो उस टाइम पे आप समझ सकते हैं सीवियर ऑटिज्म था, तो वो अनस्टेबल था थोड़ा सा। जैसे 28-29 महीने के आसपास की बात है ये, 32 पे तो हमने पूरी रिकवरी हासिल की। तो उस टाइम पे वो अनस्टेबल था। अनस्टेबल मतलब इन द सेंस कि वो उठ के भागता था चेयर से, जैसे ना रिकॉर्डिंग करने के लिए तो बच्चे को एक जगह बैठना पड़ेगा, पर वो इतना छोटा बच्चा था, उसे क्या पता कि किस पर्पज से क्या कर रहे हैं हम, है ना। तो वो उसका उतना इंटरेस्ट नहीं था बताने में स्पेलिंग, तो वो उठ के भागता था चेयर से। तो हमें लगा चलो इसको रहने दो, कोई बात नहीं। तो तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड पब्लिश हुआ वो वाला। चौथा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो था 1000 तक नंबर्स। जैसे हमने पहले बताया, हमारे दोनों बच्चे नंबर्स लेटर्स में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, उस तरह का माहौल हमने बच्चों को दिया हुआ था। और पिछली बात में कहूँगा मैं, जैसे रीडिंग हमने कभी सिखाई नहीं, स्पेलिंग कभी सिखाई नहीं बच्चों को हमने, तो वो भी हमने बाद में एहसास किया कि इनको कैसे आता है, क्योंकि वो एक हमने माहौल प्रोवाइड कर रखा था। उस माहौल का बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट था कि जो एनवायरनमेंट आप हमारे मुँह से बार बार सुन रहे हैं, एक वर्ड हमारी पूरी जर्नी के अंदर, एनवायरनमेंट। यस, एनवायरनमेंट रियली मैटर्स। तो जो एनवायरनमेंट हम आज पीछे मुड़ के देखते हैं, या हमने उस टाइम पे महसूस किया कि इनको इतना कुछ कैसे आता है, बेसिकली वो एनवायरनमेंट दिया हुआ था हमने, पर वो सोच के नहीं दिया था कि रीडिंग आ जाएगी बच्चों को, स्पेलिंग कर लेंगे बच्चे, वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंच जाएंगे बच्चे। कभी टारगेटेड होकर हमने ऐसे काम नहीं किया था। वो तो फिर बाद में हमने चीज़ें बैक में जाके फिगर आउट की कि इतना कुछ कैसे इनको सब कुछ आया, चीज़ें सारी। तो वो माहौल का फर्क था। माहौल आज हम एनालाइज करते तो हमें पता है हमने क्या किया था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, है ना। तो वो चीज़ है। तो उस टाइम पे नंबर लेटर में भी बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड थे, माहौल के कारण, हमारी अप्रोच के कारण। तो 1000 तक के नंबर का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दोनों बच्चों के नाम पे है वो, कि उनको 1000 तक के नंबर का रिसाइट, लेबल, आइडेंटिफाई, मैच, राइट, तो 1000 तक के नंबर के सारे गोल उन्होंने, जितने भी नंबर्स में गोल होते हैं, वो सब पूरे किए थे। तो वो मैं शायद बताना भूल गया, यंगेस्ट बच्चे रहे हैं ये आज तक के प्लेनेट पे, चाहे 40 पीस का यूएस मैप पजल हो, चाहे रीडिंग एबिलिटी वाला हो, चाहे स्पेलिंग एबिलिटी वाला हो, चाहे अभी नंबर्स वाला हो, तो सारे रिकॉर्ड्स इनके यंगेस्ट ट्विंस एवर के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। तो चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड वो वाला हुआ। पांचवा वर्ल्ड रिकॉर्ड इनका हुआ 121 पीस की वर्ल्ड मैप पजल, जो कि दोनों ने की, 75 मैप की वर्ल्ड मैप पजल, और साथ में 40 या 50 पीस के आसपास जो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्कार का था वो कंबाइन करके वो दोनों बच्चों के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा, वो भी पांचवा वाला। तो वो भी एक तरह से दोनों को यंगेस्ट है वो आज तक के इतनी बड़ी पजल को सॉल्व करने वाले। तो 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बच्चों के अलग अलग एरियाज में उस टाइम पे पब्लिश हुए। ऑफ कोर्स आज भी कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं जो कि पाइपलाइन में हैं, जो कि पब्लिश होंगे बहुत जल्द, और जब होंगे तो हम शेयर करेंगे अपनी जर्नी में आपके साथ। तो ये चीज़ है। अब चलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड के अलावा कुछ और चीज़ें बच्चों की बहुत सारी हैं, जैसे कि जो उन्होंने अभी आज की डेट में जो करंट स्टेटस है उनका, कि क्या क्या चीज़ें हम उनको बता चुके हैं, करवा चुके हैं चीज़ें। तो जैसे सिंपली अगर हम मैथमेटिक की बात करें तो आज की डेट में बच्चे दोनों एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, और वो 4 साल के अभी हुए हैं, 1 महीना पहले, ऑलमोस्ट 1 महीना पहले। तो अभी 4 साल और 1 महीने के हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन और बाराग्राफ वो सब कर रहे हैं अपनी मर्जी से, अपने बैठ के वर्कशीट पकड़ा दो और दोनों लगे रहते हैं। तो वो चीज़ है। और दूसरा बहुत सारी वैरायटी के बच्चे मैचिंग, तकरीबन 30 वैरायटी की सॉर्टिंग और पैटर्न्स वो सब करते हैं। तीसरा, अब इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज में भी बच्चे बहुत एडवांस्ड है। जैसे कि हमने बताया कि अगले 3 साल का सिलेबस कवर कर चुके हैं। अभी स्कूल शुरू हुआ है तो यहाँ पे चलता है कि प्री-के 3, प्री-के 4 और किंडरगार्टन, 3 साल का अगला एकेडमिक सिलेबस बच्चे कवर कर चुके हैं। बहुत सारा स्टफ बच्चे ग्रेड 1 लेवल का कर रहे हैं। जैसे कि इंडिपेंडेंटली बुक रीड करते हैं, ऑफकोर्स वो तो आपको बता चुके ऑलरेडी। हम इंडिपेंडेंटली बुक रीड करते हैं, राइट करते हैं, छोटे ऐसे लिख सकते हैं अपने आप से, जैसे बताओ उनको बोलो कि राइट अबाउट योरसेल्फ,
तो 4-5 लाइनें अपने बारे में लिख देंगे। तो शॉर्ट ऐसे लिख रहे हैं, कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं। अगर आप आप अगर 5-6 लाइन का पैराग्राफ दोगे उनको और नीचे क्वेश्चन लिखे होंगे तो पढ़ के अपने आप से वहां से आंसर करते हैं। जैसे कि आप करते थे छोटी क्लासेस में, साथ में 8वीं में करते थे, पैराग्राफ देख के नीचे क्वेश्चन सॉल्व करने। और भी बहुत कुछ है जो बताने में नहीं आ सकता, पर एक दो चीजें मुझे और याद आ रही, जैसे कि वर्ड सर्च करना। वर्ड सर्च का जैसे एक पूरा पेज रहता है वर्ड सर्च का, वो भी ग्रेड 1 लेवल या ग्रेड 2 लेवल के आसपास उनका है वर्ड सर्च करना। और फिल इन द ब्लैंक्स, आप कोई भी सेंटेंस लिखो, कोई भी वर्ड लिखो कि कौन सा वर्ड मिसिंग है, कौन सी स्पेलिंग मिसिंग है, वहां से वो सब बताते हैं बच्चे आराम से। तो एक जो 2023-24 का जो पीरियड रहा हमारे लिए, जो 1 साल रहा हमारा, जिसमें कि हमने पूरी रिकवरी हासिल की, वो जो साल था हमारा पूरा सबसे बिजिएस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे फ्रूटफुल ईयर हमारे लिए रहा। वो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि उस 1 साल के अंदर हमने 10 साल जितना दर्द सहा होगा उस टाइम पे 10 साल जितना काम किया हमने उस 1 साल में। दर्द भी सहा 10 साल वाला, और फिर अप्रोच और हार्डवर्क जो है मायने रखता है। हमने 10 साल जैसे रिजल्ट्स भी पाए। एक जैसे कि आपने हमारी कई सारी फिलोसफी सुनी हम तक, एक और फिलोसफी हमने उस टाइम पे फॉलो की थी। आपको लगेगा कि हमने क्या स्ट्रेंज यूनिक अप्रोच फॉलो की है अपनी, चाहे लाइफ की फिलोसफी हो, चाहे बच्चों को लेकर हो। तो एक जो फिलोसफी थी हमारी, हम हमेशा कहते थे किसी को भी कि हमारी तारीफ मत करना, क्योंकि काम देखो शुरू किया गया था उस टाइम पे बच्चों पे ना, कितना काम पड़ा था, अभी तो जर्नी शुरू हुई थी। तो एक बार हम किसी को ऐसे बोल रहे थे कि अगर लगता है आपको कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारी तारीफ मत करना। अब यहाँ पे फिलोसफी क्या है, देखिए कि तारीफ एक तरफ जहाँ इंसान को मोटिवेट कर सकती है, हमारा मानना ऐसा था कि तारीफ इंसान को रिलैक्स भी कर सकती है। अगर कोई मुझे बोले सुनील तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो मेरे मन में रिलैक्सेशन आ जाएगी कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ। और ज़्यादा अच्छा करने की जो एक जद होती है इंसान के अंदर, जो इंसान के अंदर यूँ कहें कि जो मोटिवेशन है वो किल हो जाती है कि हाँ मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है बस इतना बहुत है ना, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं अच्छा कर रहा हूँ। नहीं, मुझे था कि मेरी तारीफ मत कीजिए, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन आएगी, मुझे और करना है, मुझे और करना है उस टाइम पॉइंट पे। मैं बताना चाहूंगी कि हमारे पास रोने का टाइम नहीं होता था। अगर कोई दिन में किसी दोनों में से कोई भी किसी को हल्का सा मायूस या रोते हुए देख ले तो उसको दूसरे को क्लियर कर देता था, और बात बात में खुद के लिए भी रहता था कि रोना नहीं है, रोने के लिए तब का टाइम है जब बच्चे सो जाएं रात को। तुम्हें इमोशंस हैं तो तुम अपने इमोशन उस टाइम देखो, बातचीत करनी है, तुम्हें रोना आ रहा है, क्योंकि जैसे हाँ हमें आपस में होता था कि हम एक दूसरे से बात करेंगे। और एक और चीज़ हमारी एक और फिलॉसफी थी कि हम एक दूसरे को बहुत पॉजिटिवली, बहुत कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट था घर का, कि हम एक दूसरे का, जैसे कोई एक हमारे घर में कैमरे लगे हुए थे, तो दूसरा बंदा, अगर एक बंदा 5 मिनट से ज़्यादा हमें, क्योंकि 5 मिनट हम मान के चलते हैं कि दूसरा बंदा हमें फ़ोन पे दिख जाए तो हम 5 मिनट से ज़्यादा तो हम उसको मैसेज करके ज़रूर पूछेंगे कि तुम फ़ोन पे हो। तो लाइक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट था कि एक दूसरे को अगर कमेंट करना है कि नहीं ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, तो वी यूज टू मॉनिटर ईच अदर्स, लाइक कि फोन इवन कि क्योंकि 5 मिनट हम ये मान के चलते थे कि बच्चे की हम प्रोग्रेस मॉनिटर कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं या कुछ भी। सो दैट वाज आवर अप्रोच। अब काम की इंटेंसिटी आप इस बात से समझिए कि कई बार कई पेरेंट्स सवाल पूछते हैं हमसे कि आपकी रूटीन क्या थी और आपने, तो मेरा एक ही देखिए आंसर रहता है इसके अंदर। हालांकि जो है रूटीन एक अलग ही मुद्दा है वैसे, लेकिन काम की इंटेंसिटी के लिए बताने के लिए हम एक बार जरूर बोलते हैं, जो कि हमने उस टाइम पे किया। हमने इकट्ठे बैठ के चाय नहीं पी कभी, कारण कि दोनों चाय पियेंगे इकट्ठे बैठ के, बच्चे फ्री, बच्चों पे काम कौन करेगा? बच्चे तो फ्री, एक बंदा चाय पिएगा, दूसरा बंदा बच्चों पे काम करेगा, फिर जो काम कर रहा था फिर वो चाय पिएगा, और जिसने चाय पी चुका है वो बच्चों पे काम करेगा। तो काम की इंटेंसिटी इस हद तक की रही हमारी। वी बेसिकली डिक्लेयर्ड ए वार अगेंस्ट ऑटिज्म, और उस वार पे हम आज भी कायम हैं। संस्कार सात्विक को हम ठीक कर चुके हैं, पर ऐसे हजारों लाखों संस्कार सात्विक और भी हैं जो हमें ठीक करने हैं। तो हम आज भी वार पे हैं अगेंस्ट ऑटिज्म। और कहना चाहूँगा मैं कि मैं एक लेखक भी हूँ, लेखक, कवि, शायरी, फिलोसफी, पेरेंटिंग में एक बुक भी लिख रहा हूँ मैं ऑलरेडी। तो बहुत कुछ हमें दिया ऑटिज्म ने, उसके पीछे
आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत की है हमने। हम ये कहते हैं कि कुछ भी चीज़ लाइफ में आ जाए आपके पास, कोई भी टफ सिचुएशन आ जाए, आप उसके अंदर इतना घुस जाइए कि आपको रिजल्ट्स अमेजिंग जरूर मिलेंगे। आप देखिए कितना कुछ नहीं पाया हमने ऑटिज्म के कारण, कितना बड़ा बदलाव लाइफ में आज हमारी आया है कि जिस उम्र के अंदर आमतौर पे फैमिलीज ऑटिज्म जर्नी की शुरुआत करते हैं, उस एज में 32 महीने की एज में हम अपनी ऑटिज्म की जर्नी खत्म कर चुके हैं। और आज बहुत अच्छा लगता है कि हजारों फैमिलीज आज हमारी जर्नी देख के हमसे मोटिवेट हो रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको पेरेंट्स को मोटिवेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले कि किस अप्रोच से हमने काम किया है, और हम लगे रहेंगे। तो ऑटिज्म पर भी हमने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, आपको सुनाएंगे हमारी आने वाली जर्नी में। तो उस पॉइंट पे हमने एक और फिलोसफी जो है फॉलो की लाइफ में। जब बच्चों को डायग्नोसिस मिला ऑटिज्म का, तो हमने किसी फैमिली मेंबर, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल, किसी को कुछ नहीं बताया डायग्नोसिस के बारे में। बस सोच कहीं ना कहीं ये थी कि देखो काम तो हमें खुद ही करना है, अब हेल्प तो किसी से क्या ही लेनी, मान लो इसमें तो है ना। तो ये चीज़ थी कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। सोचली हम गए, लेकिन वाइजली हमने टाइम स्पेंड किया कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, टाइम बचाया, बच्चों को पूरा टाइम दिया। तो ये चीज़ फिर हमने अपनी जर्नी शेयर की जब बच्चे 32 महीने के हुए। उसके बाद हमें लगा कि अब हमने, क्योंकि कंप्लीट रिकवरी बच्चों की हासिल कर ली है, अब हमें किसी प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, अपनी जर्नी शेयर करनी चाहिए, ताकि पेरेंट्स को मोटिवेशन भी मिले, जानकारी भी मिले, और ये भी एहसास हो कि ऐसे रिजल्ट भी आ सकते हैं। खास करके देखिए, और एक बात मन में थी कि उस टाइम पॉइंट तक हमें जान चुके थे कि फील्ड में रिजल्ट नहीं है। और जैसा कि हमने बताया कि लगभग 5% बच्चे जो है ऑटिज्म से पूरी तरह रिकवर होके एक नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी पेनफुल है, और इसका कारण सिर्फ ऑटिज्म नहीं हो सकता कि ऑटिज्म इसका कारण है जिससे बात हमारी हुई है अप्रोच। तो माँ बाप के दर्द को समझते हुए हमें उस टाइम पॉइंट पे लगा कि आज अगर अब हम इस फील्ड में आके पेरेंट्स की हेल्प नहीं करेंगे, तो मैं अपने आप को इंसानियत का अपराधी मानूंगा। इंसानियत एक जो शब्द है वो कहीं ना कहीं आप जैसे हमारी जर्नी में जुड़े हो और भी जो है जानेंगे तो महसूस करेंगे, इंसानियत को हम बहुत ऊपर रखते हैं एक्चुअली, कहीं ना कहीं भगवान से भी ऊपर। अब देखेंगे शायद आप में से कुछ एक पेरेंट्स ने मेरी कविताएं कुछ पढ़ी होंगी जरूर। आज ही एक और कविता मेरी जो है पब्लिश हुई है, वो भी इंसानियत पे ही है। आप चाहें तो मातृभाषा का एक युगमंच प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, उस पर भी एक इंसानी वैल्यूज को किस तरीके से हमें इंसानियत का एक मोरल वैल्यूज होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उस कविता में भी दर्शाया गया है। तो कहीं ना कहीं फीलिंग थी मन में कि अगर आज अब हम इस फील्ड में इतना जानकार होते हुए, एक यूनिक अप्रोच होते हुए क्या रिजल्ट हमने हासिल किए हैं, कि आज अगर यहाँ पे इस फील्ड में अब काम नहीं किया, कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स की हेल्प नहीं की, और हम ऐसे ही इस नॉलेज को लेके मान लो दुनिया से चले गए, तो कहीं ना कहीं हम एक क्रिमिनल हैं, हम अपराधी हैं। क्योंकि हमें हमारे पास जो है, जो हमें कुदरत ने दिया है, उसको हमें वापस करना चाहिए। तो फिर इस फीलिंग के साथ हमने एक प्लेटफॉर्म ढूंढने की कोशिश की कि चलो किस प्लेटफॉर्म पे हम लोग आए। तो एक प्लेटफॉर्म है, मतलब उनके साथ हमने एक अपनी जो पूरी जर्नी है वो शेयर की। और जब हमने जर्नी शेयर की तो अपना ईमेल आईडी वगैरह भी हमने वहाँ पे दिया कि जैसे कि पेरेंट्स अगर कोई किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर वहाँ से हमारे पास हेल्प रिक्वेस्ट आने शुरू हुए, ईमेल्स या फ़ोन पे मैसेजेस वगैरह। तो उसी दौरान की बात है ये, लगभग 2025 में कुछ फरवरी मार्च के आसपास की बात है ये। तो उस टाइम पे जो कुछ स्पेसिफिकली इतने पेनफुल ईमेल्स हमें आते थे, हम लिटरली खुद रो पड़ते थे माँ बाप के पेन को देख के। तो एक मुझे आउट ऑफ सेवरल मैनी अदर्स एक इवेंट मुझे खास तौर पे याद आ रहा है। एक ईमेल आया था हमारे पास, बिना मतलब लोकेशन ज़्यादा शेयर किए, यूरोप से किसी कंट्री से एक मदर का ईमेल था।
काफ़ी पेन में थे। देखो हम समझते हैं कि जब ऑटिज्म लाइफ में आता है तो बहुत सारी दिक्कतें और भी लेके आता है, कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पे भी जो है चीज़ें कुछ फैमिलीज के अंदर सही नहीं रहती हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि किसी किसी फैमिली में शायद कुछ मदर्स को ब्लेम कर दिया जाता है कि बच्चा ठीक से रेज नहीं किया आपने। देखिए ये मैसेज है हमारा पेरेंट्स को जो भी सुन रहे हैं, ये देखो ऐसा नहीं है, फैमिलीज को साथ मिलके काम करना चाहिए बजाय कि ब्लेम गेम खेलने के। तो उनकी भी मतलब जो सिचुएशन थी सही नहीं थी, तो उन ईमेल्स में जो उनका पेन था जो महसूस कर सकते थे। तकरीबन 4 साढ़े 4 का टाइम था, मैं बाहर ही था, तो मैं आया घर पे, मैंने मेल पढ़ चुका था ऑलरेडी। मैं आमतौर पे 1-2 दिन लग जाते हैं मुझे रिप्लाई करने में। तो मैंने शिवानी को दिखाया ईमेल, तो सी वाज आल्सो लिटिल इनटू टीयर्स, मतलब कितने पेन में हैं पेरेंट्स। तो जो मेरी भी फीलिंग थी वही शिवानी की फीलिंग थी। इन्होंने कहा कि इनको अभी मेल लिखो, तो मैं भी सोच रहा था कि इनको अभी मेल लिखता हूँ तुरंत के तुरंत। मतलब ऐसे घर में घुसते हम लोग बात कर रहे थे, तो वो जो पेन था जो हम महसूस कर सकते थे पेरेंट्स की लाइफ में जो चलता है ऑटिज्म आने के बाद, तो हर बात हमें वो वही वापस लेके जाती है कि हमारी ज़िंदगी में जब ऑटिज्म आया था तो हम खुद कितने परेशान थे। तो वो एक ईमेल थी। उसके बाद एज यू ऑलरेडी नो कि मैं राइटर हूँ, ऑथर हूँ, लिखता हूँ मैं चीज़ें। तो एक कविता मैंने लिखी थी उस टाइम पे, वो कविता हम शेयर करेंगे आपके साथ आज वाले एपिसोड में। तो ये जो कविता है बेसिकली ये हमारी जो फीलिंग्स को बयां करती है कि किस तरीके से जब हम किसी फैमिली को पेन में देखते हैं तो कैसे हम अपने जो पेन का हमारा खुद का टाइम रहा है वो हमें याद आता है, और जो सारी हमारी भावनाएं हैं ऑटिज्म को लेके, ऑटिज्म के बच्चों को लेके, फैमिलीज को लेके, कहीं ना कहीं वो पूरी फीलिंग्स जो मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की इस कविता के अंदर। ये कविता भी मेरी मातृभाषा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है युगमंच, वहाँ पर पब्लिश्ड है, आप जाके वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं कभी भी। तो आपको सुनाएंगे कुछ लाइन इस कविता की। इस कविता का नाम है ऑटिज्म की कहानियाँ। बेसिकली कहानियाँ मतलब कि जो ईमेल में पेरेंट्स की जो पेनफुल शब्द लिखे होते हैं वो हर एक कहानी कितना दर्दनाक होती है और कैसे हम अपनी यादों में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ डिस्क्राइब की है हमने। ऑटिज्म की हर नई कहानी हमें रोज रुलाती है, खो जाता हूं कहीं और ही कुछ गहरी सोच में, ख्यालों में हमें बहुत पीछे धकेल जाती है। गुजर गया जो मुश्किल वक्त उसकी फिर से तस्वीर दिखाती है, और 2 साल के संस्कार सात्विक की यादों में ले जाती है। बच्चों की मासूमियत और माँ बाप का दर्द सुनाती है। औलाद का दुख क्या होता है इसका एहसास हमें बार बार कराती है। सोचता रहता हूँ रात भर इन मासूमों के बारे में, क्या रिश्ता है इन बच्चों से मेरा, क्यों ये मुझे सताती है। बहुत सारे संस्कार और सात्विक हैं अभी भी ठीक करने के लिए, जिम्मेदारी भरी पुकार मुझे हर दिन बुलाती है। मेरी यात्रा बहुत लंबी है अभी इन सब के साथ, ये दुख भरी दास्तानें मुझे बहुत सताती है। जिंदगी कब किस वक्त पर किस मोड़ पर हमें ले जाती है, पर हर पल कुछ ना कुछ नया सिखा जाती है। हर रोज की नई ईमेल्स में लिखे हुए दर्द भरे शब्द, हर रोज की नई ईमेल्स में लिखे हुए दर्द भरे शब्द हमें उन माँ बाप की चीख पुकार सुनाती है। हर कहानी में छुपा हुआ दर्द और संघर्ष हमें एक और जिंदगी बदलने के लिए तैयार कर जाती है। आंखों के सामने संस्कार सात्विक का इतिहास दोहराती है। ऑटिज्म की हर नई कहानी हमें बहुत रुलाती है। तो जिस प्लेटफॉर्म पे हमने अपनी जर्नी शेयर की, उस प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे पास कुछ पेरेंट्स की हेल्प रिक्वेस्ट आनी शुरू हुई। तो उस टाइम पे सोचा था हमने कि चलो आई होप कि आप समझ सकते हैं कि कितने बिजी होंगे हम लोग ऑलरेडी।
तो जितना भी टाइम होगा हमारे पास देंगे फैमिलीज को, तो उस टाइम पे मैंने टाइम देना शुरू किया फैमिलीज को। आधा घंटा दिन में, जैसे कि मैं लैब जाता था पैदल चल के, तो 15-18 मिनट का रास्ता वो मेरा होता था, तो जाने का रास्ता फिर आने का रास्ता वापस मिल के, तो 30-35 मिनट मेरे पास उस टाइम पे होते थे। तो वो टाइम मैंने फैमिलीज को देना शुरू किया। मगर धीरे धीरे महसूस किया मैंने कि फ़ोन पे जैसे एक फैमिली को आज आधा घंटा दे दिया, तो उसके बाद वो आधा घंटा देखा जाए तो वो इनफ नहीं है। जैसे कुछ फैमिलीज, कुछ पेरेंट्स मुझसे मांगते हैं, सर सिंपल कुछ स्ट्रेटजीज या कुछ टिप्स दे दो। तो जनरली स्पीकिंग वही मेरा भी पर्पस था कि चलो इतनी बात करेंगे वो काफ़ी रहेगा, पर अल्टीमेटली फैमिलीज ने भी ऐसा महसूस किया और हमने भी ऐसा महसूस किया कि इन जनरल जो है वो उतना टाइम इनफ नहीं होता है फैमिलीज को, क्योंकि 4 लाइनें सिंपल बोल देने से एक जो पूरी अप्रोच कन्वे करना और फिर एक जो लगातार गाइडेंस में काम करना किसी की, वो एक अलग बात होती है। और एक बार बात करने से आधा घंटा, तो वो हमें महसूस हुआ फैमिलीज को भी और हमें भी कि उतने ज़्यादा उससे हेल्प एक्चुअल में हो नहीं पा रही है। तो वो तो एक चीज़ है। फिर क्या और टाइम ज़्यादा लगना शुरू हो गया। प्लान किया था कि चलो दिन में 15 मिनट आधा घंटा जो भी रहेगा फैमिलीज को देंगे, अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे फैमिलीज के लिए, बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड द पेन। लेकिन अब होता क्या चला गया, कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा लगने लग गया। फिर वो यकीन करेंगे पेरेंट्स, मैंने फैमिलीज को वीकेंड पे 3-3 घंटे दे रखे हैं बात करने के लिए उस टाइम पॉइंट पे। और 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि जैसे मैं घर से चला, -12 डिग्री तापमान पे मैंने फ़ोन जेब से हाथ बाहर निकाल के कान पे लगा के, और -12 डिग्री तापमान पे मेरे हाथ फ्रोज हो गए थे। 1.5 घंटा बात किया मैंने फैमिलीज के साथ। लैब में पहुंच चुका था, लेकिन लैब के बाहर खड़ा रहा बात खत्म करने के लिए, यानी कि अपनी लैब के लिए भी लेट हुआ। वो सिर्फ इसलिए कहीं ना कहीं एक मतलब ना नहीं कर पाने का जो अंदर से एक फीलिंग थी कि ना कैसे कर सकते हैं। क्योंकि पता है क्या, जब फैमिलीज की संख्या बढ़ने लग गई थी तो उस टाइम पे ये था कि अगर आज इस फैमिली को अब 15 मिनट में कैसे बोल दूं कि चलो अब अगली बार बात आपसे अगले हफ्ते होगी या फिर 2 हफ्ते बाद होगी, क्योंकि अब पता नहीं बात कब होगी। क्योंकि फैमिलीज की संख्या बढ़ती रही, तो एक फैमिली को टाइम चलो दिया उस दिन सोच के, तो 1.5 घंटा मतलब जो लगने लग गया मेरा। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा महसूस हुआ कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, इतना टाइम प्लान नहीं किया गया था उस टाइम पे। तो वो चीज़ रही। उसके बाद फिर हमारी जो जर्नी है वो अमर उजाला में कवर हुई 2 अप्रैल 2025 को ऑटिज्म अवेयरनेस डे पे। वो चीज़ थी। और फिर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ऑटिज्म अराउंड द ग्लोब, वहाँ पर हमारी जर्नी कवर हुई। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास बहुत ज़्यादा हेल्प रिक्वेस्ट पेरेंट्स की आई। अमर उजाला में आने के बाद तकरीबन अगले 2-3 दिन में 200-250 के आसपास हेल्प रिक्वेस्ट आई हमारे पास। तो वो बहुत ज़्यादा एक नंबर पेरेंट्स का, देखो ना करना मुश्किल है, हम समझ सकते हैं। हमने हर फैमिली को रिस्पॉन्ड किया बेसिकली, क्योंकि ना करना कि या फिर रिस्पॉन्ड ना करना वो थोड़ा सा, जैसे कि हम समझ सकते हैं कि पेरेंट्स कितने पेन में होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस दर्द को समझते हैं। तो वो पॉसिबल नहीं रहा हमारे लिए, पर उसका कहीं ना कहीं बर्डन एक लग गया पड़ने हमारी पर्सनल लाइफ पे। तो फिर अल्टीमेटली कुछ पेरेंट्स ने सजेस्ट किया हमें, क्योंकि उनको भी जैसे मैंने बताया भी फीलिंग थी कि उतनी हेल्प नहीं हो पा रही है, उनको लगातार जो है बात करनी है ज़्यादा और गाइडेंस चाहिए उनको। तो कहीं ना कहीं कुछ फैमिलीज ने सजेस्ट किया हमें कि क्यों ना हम उनको एक डेडिकेटेड तरीके से कमिटेड जो ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड कराएं हम, है ना। और वो फैमिली जो है फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी थी कि अगर वो हमारा टाइम ले पाए, जैसे हर 10 दिन में या हर 15 दिन में कोई आधे घंटे की या फिर 45 मिनट की कोई मीटिंग कर पाए, तो फिर वो उसी चीज़ के कारण हमने कुछ थोड़ा सा शुरू किया कि चलो फैमिलीज आर सेइंग दिस एंड वी आल्सो फील कि उतनी हेल्प नहीं हो पा रही है 15 मिनट फ़ोन पे बात करके। अब जैसे हमारे पास अप्रैल एंड तक 250 के आसपास फैमिलीज हो गई थी, तो आज एक फैमिली से बात होगी तो अगली बार उस फैमिली से बात 250 दिन बाद होगी बेसिकली। तो इतने में तो फिर 1 साल तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों का। तो कुछ फैमिलीज की रिक्वेस्ट पे ही हमने फिर कुछ डेडिकेटेड ट्रेनिंग जो है पेरेंट्स को जो है देनी शुरू की उस टाइम पे। जैसे कि फिर हमने बताया कि ये मान लेना कि ऑटिज्म है इसलिए 5% रिजल्ट है, ये बहुत मुश्किल था हमारे लिए मान लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता था कि ये मेहनत से ज़्यादा अप्रोच मैटर करती है। तो आज की डेट में हम सिंगल हैंडेडली क्लेम करते हैं
कि जो ये नंबर है ये उल्टा होना चाहिए बेसिकली, कि 5% बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं, 95% बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये नंबर उल्टा होना चाहिए, 95% बच्चे इंप्रूव कर सकते हैं ऑटिज्म के अंदर, अगर आप मेहनत के साथ साथ एक सही अप्रोच से अगर काम करो तो। दूसरी चीज़ है कि हमारे पास आज की डेट में कर रहा है, इनफैक्ट एवरी सिंगल चाइल्ड ऑन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम इज इम्प्रूविंग। मेरे पास सबसे बड़ा बच्चा 10 साल का है, तो 10-10 साल के बच्चे उस उम्र में पेरेंट्स अनफॉर्चुनेट है ये उम्मीद छोड़ देते हैं कि क्या बच्चा इंप्रूव करेगा अब, तो उस उम्र के बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं मेरे पास बेसिकली। तो बात क्या है कि एक जो चीज़ है कहीं ना कहीं दिमाग में हमें एक ये लेके आनी पड़ेगी कि जो एक सोच है हमारी, हमने भी वो अपनाई लाइफ में, सोचा कि इस ऑटिज्म को आप इस तरीके से लीजिए कि द वर्ल्ड नीड्स मोर ऑटिस्टिक पीपल बेसिकली। कुछ आपको ऐसे डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है कि ऑटिज्म लाइफ में आ गया तो अब क्या करेंगे। बेसिकली दुनिया को और ऑटिस्टिक बंदों की जरूरत है, लेट मी टेल यू। And we can take it one more thing, that we can take it positive. Nature has given you chance to work exclusively on your child. Yes. So that you need to make that bond and you need to work on your child more yes. and more. और ऐसा नहीं कि ये हमारी आज की फिलोसफी है, ये 2 साल पहले की फिलोसफी है ये, और ये फिलोसफी हमें काफी रिलैक्स करती थी सोच के कि हाँ यार दुनिया को और ज्यादा ऑटिस्टिक बच्चों की जरूरत है, क्योंकि दुनिया में कुछ नया काम करेंगे तो ये ऑटिस्टिक बच्चे ही करेंगे, क्योंकि ये कितने सेंटर्ड हैं, कितने फोकस्ड होते हैं। ये दुनिया में नया काम करेंगे तो यही बच्चे करेंगे। आप उठा के देख लो इतिहास को भी और आज की डेट में भी कितने बड़े बड़े काम ऑटिस्टिक जो है बच्चों ने किए हैं। जरूरत है तो हमें सही टाइम पे उनके माइलस्टोन्स को मॉनिटर करने की और सही अप्रोच से मेहनत करने की, ताकि सारे माइलस्टोन बच्चों के अचीव हो। और अर्ली इंटरवेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो ये कहना चाहेंगे हम कि इन बच्चों को सपोर्ट कीजिए और करेक्ट एक एनवायरनमेंट दीजिए, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दीजिए, फिर देखना इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कैसे इनकी बाकी कमियों को ढक के इनको एक्सीलेंट जो है अचीव करने के लिए एक जो है प्रेरित करता है एनवायरनमेंट। तो इन द एंड जो कि हम कहना चाहेंगे कि करेक्ट अप्रोच, हार्डवर्क, इन स्पेशल पेरेंटिंग से हर एक ऑटिज्म ब्लेसिंग बन सकता है, क्योंकि अप्रोच से ज़्यादा मेहनत से ज़्यादा अप्रोच मायने करती है। मेहनत तो वी बिलीव कि काफ़ी सारे पेरेंट कर रहे हैं, बट द थिंग इज दैट कि अप्रोच सही होनी चाहिए ताकि मेहनत करने पे आपको रिजल्ट भी मिले। अंत में हम कहना चाहेंगे कि अगर आप एक ऑटिज्म फैमिली हैं और आपके पास एक स्पेशल नीड बच्चा है, आप हमारी जर्नी फॉलो कर रहे हो और आपको लगता है कि हमारी ये जर्नी बहुत सारी और भी फैमिलीज को मोटिवेट कर सकती हैं, उनको हेल्प कर सकती हैं, तो उन तक आप जरूर पहुंचाइए हमारी इस जर्नी के बारे में। उनको मोटिवेट कीजिए कि हमारी जर्नी को देखें, फॉलो करें, सीखें और मोटिवेटेड रहें काम करने के लिए, क्योंकि बच्चों से बढ़ के कुछ भी नहीं। और जब ऑटिस्टिक बच्चों की ज़िंदगी में बदलाव आता है तो सिर्फ एक बच्चा नहीं, पूरे परिवार की ज़िंदगी में बदलाव आता है। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल ऑटिज्म डॉट ब्लेसिंग्स के साथ, जारी रखेंगे। थैंक यू।